आज आपकी कंप्यूटर क्लास है, ठीक है। तो कंप्यूटर में मैंने आपको कुछ बताया था थोड़ा पहले, ठीक है। उसमें बुक नहीं थी, आज मैं आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका कंप्यूटर का, कंप्यूटर एवं संचार, ठीक है। कंप्यूटर एवं संचार, तो कंप्यूटर के बारे में आपको सबको पता ही है कि कंप्यूटर क्या होता है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से बात करना, ओके। तो क्या होता है कि वर्तमान समय में सूचना का पूरा आधार कंप्यूटर पर है। किस पर है? कंप्यूटर पर। कारण यह है कि कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट से जोड़कर कोई भी व्यक्ति लाखों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान ठीक वैसे ही कर सकता है जैसे एक कमरे में बैठे व्यक्तियों के साथ कर सकता है। मतलब कि जैसे आप आमने सामने बैठ के बातें कर सकते हो, वैसे ही कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉलिंग करके आप लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मानव बहुत सी सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है, ठीक है, करना चाहता है, परंतु मानव मस्तिष्क की संग्रहण क्षमता अति लघु है। यानी कि जो मानव मस्तिष्क है, मानव का दिमाग है, वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो इतनी सारी चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकता, ठीक। इसीलिए आवश्यक है कि डाटा व सूचना को ग्रहण करने का कोई सही तरीका हो और उन्हें इस प्रकार संग्रहित किया जाए कि आवश्यकता हो तो उपलब्ध कराया जा सके, ठीक। इसी क्रम में डाटा पर क्रिया करने की तकनीकी का विकास हुआ, जिसने सूचना के क्षेत्र में तहलका मचा दिया। इसी कारण आज सूचना तकनीक का चारों ओर व्यावसायिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के रूप में महत्व है, ठीक है। यानी कि जो सूचना प्रणाली है वो हमारी क्या है, हर जगह स्थापित हो चुकी है, और कंप्यूटर सूचना प्रणाली तो सबसे ज़्यादा, ठीक। तो क्या है कि जैसे कि इसी कारण आज क्या है, इस सूचना का आदान प्रदान सर्वप्रथम टेलीफोन द्वारा, ठीक, बाद में टेलीफैक्स, फैक्स, पेजर, सेल्यूलर फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल द्वारा आरंभ हुआ, ठीक। जितने भी ऊपर ये बताए गए हैं, इंटरनेट का ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया में कहीं भी व किसी भी समय कम से कम खर्च में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि एक दूसरे की बातों को हम आसानी से समझ सकते हैं और अपनी बातों को समझा सकते हैं, ठीक है। डेटास को हम भेज सकते हैं, यानी कि कोई फाइल हमें भेजनी है किसी के पास, तो पहले चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ती थी, है ना। अब तो हम सीधे सीधे मैसेज लिखे तुरंत सेंड हो गया, ओके। तो इसमें जो पहला है आपका डेटा, सूचना एवं ज्ञान, ये होता क्या है? डाटा को सूचना कहते हैं। सूचना किसे कहते हैं? किसी भी विषय से संबंधित तथ्य, जो भी तथ्य होते हैं, ठीक है, उन्हें हम सूचना कहते हैं। जैसे रंग, आकार, क्रियाएं, गुण, लाभ, हानि आदि सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं को कंप्यूटर की भाषा में आंकड़े या फिर डाटा कहते हैं। यानी कि जो प्रारंभिक हमारी सूचनाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं डाटा। परंतु सूचना तथा डाटा में एक मामूली सा अंतर होता है, इसीलिए हम इनको अलग अलग परिभाषित करेंगे, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा। डाटा क्या है? डाटा तथ्य, अंक, प्रेक्षण, कल्पना अथवा घटना किसी भी रूप में हो सकता है। मतलब कि डेटा कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग। नंबर भी हो सकते हैं, कोई तथ्य भी हो सकता है, कल्पना भी हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, ये सब कुछ डाटा हो सकता है। मूल रूप में डाटा वह तथ्य है जिन्हें किसी क्रम विशेष में जोड़ने पर उनका कोई उपयोगी अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे छात्र संख्या, छात्र का नाम, क्रमांक, ये सब क्या है? डेटा है। सेकेंड थिंग आती है सूचना, है ना। सूचना क्या है? डाटा को यदि किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उससे जो उपयोगी अर्थ निकाला जाता है उसे हम सूचना कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में छात्र संख्या, छात्र का नाम, क्रमांक, इनको हम एक सीरियल में रख दें। पहले क्रमांक लिख लें, फिर छात्र संख्या लिख लें, छात्र का नाम लिख लें, ठीक। तो वो क्या है? एक सूचना है। मतलब कि उस छात्र से रिलेटेड जितनी भी तथ्य हैं हमारे पास सूचना, तो वो क्या बन जाती हैं? एकत्रित होकर सूचना, ठीक है। पिताजी का नाम, माता का नाम, एड्रेस, तो ये क्या बन गई? एक इन्फॉर्मेशन बन गई उस स्टूडेंट की। समझ में आया? मतलब कि डेटा को जब हम एक क्रम में रख लेते हैं, ठीक, और उस क्रम से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो क्या होती है? सूचना कहलाती है, ठीक है। समझ गए? तीसरी बात आती है ज्ञान, नॉलेज। वह सूचना जो बौद्धिक होती है उसे हम ज्ञान कहते हैं।
यानी कि जो बुद्धि से हमें सूचना प्राप्त होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ज्ञान। यह तथ्यों के आधार पर भी हो सकता है तथा अनुभव के आधार पर भी हो सकता है। वह ज्ञान जो प्रारंभिक सिद्धांतों, नियमों अथवा प्रेक्षणों द्वारा होता है उसे हम तथ्यों पर आधारित ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो प्रेक्षण और प्रयोगों के द्वारा किया जाता है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमारा कैसा ज्ञान कहलाता है? तथ्यों पर आधारित ज्ञान कहलाता है। जैसे एक नया अकाउंटेंट का ज्ञान तथ्यों पर आधारित है, जो अपनी किताबों से प्राप्त किया है ना। जो कोई अकाउंटेंट होता है, नया नया बनेगा जाके, तो उसको जितनी किताबों में पढ़ के गया है वही चीज़ वहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक, लेकिन जैसे जैसे वो काम ज्ञान तथ्यों पर आधारित है, जो अपनी किताबों से प्राप्त किया है ना। जो कोई अकाउंटेंट होता है, नया नया बनेगा जाके, तो उसको जितनी किताबों में पढ़ के गया है वही चीज़ वहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक, लेकिन जैसे जैसे वो काम करता जाएगा तो उसको अनुभव आता जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा। ठीक, वह ज्ञान जो परिकल्पना से, निर्णय से अथवा अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जाए उसे हम अनुभव पर आधारित ज्ञान कहते हैं। ठीक, एक अनुभवी अकाउंटेंट किताबों पर कम और अपने अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सूचना की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई। ठीक, सबको पता है सूचना की आवश्यकता क्यों होती है। एक विकासशील जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सूचना की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को अपने आप का विकास करना है, आगे बढ़ना है वक्त के साथ साथ, तो क्या करना पड़ेगा? उसको सूचनाओं को अपडेट रहना पड़ेगा, है ना। क्या हो रहा है दुनिया में, सब चीज़ों से उसको अपडेट रहना पड़ेगा। तो होता क्या है, हम बुक में आ जाते हैं, अपने आसपास के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है कि हमें यह ज्ञात हो कि हमारे समाज तथा उसके बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, जीवन स्तर को उचित स्तर पर रखने के लिए समाज, सरकार, कंपनियों के नियमों तथा कानून के नियमों की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि सूचना तथ्यों पर आधारित होती है, इसीलिए वह निर्णय लेने में भी सहायक होती है। समझ में आ गया? सूचना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें अपने आसपास के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे हम अब क्या कर सकते हैं? अपने जीवन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। सरकार के नियमों को जानें, कंपनी के नियमों को जानें, कानून क्या कहता है इन सब चीज़ों के बारे में जानें। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी? हमें सूचना से मिलेगी, है ना। इसलिए हमें अपडेट रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सूचना की विशेषताएं। सूचना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक है, सूचनाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है पूर्णता, है ना। यदि सूचना पूर्ण ना हो तो उसकी उपलब्धता एवं शुद्धता का गुण व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर सूचना क्या है, सही नहीं है, तो क्या होगी? पूरी ना हो, आधी हो। ठीक, यदि सूचना पूर्ण ना हो, मतलब पूरी ना हो, तो उसकी उपलब्धता या एवं शुद्धता के गुण व्यर्थ हो जाते हैं। व्यर्थ हो जाने का मतलब कि खराब, बेकार हो जाता है। ठीक है, सूचना की पूर्णता ही उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम एवं निर्णयों को विशेषताएं होती हैं। ठीक है, सूचनाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है पूर्णता, है ना। यदि सूचना पूर्ण ना हो तो उसकी उपलब्धता एवं शुद्धता का गुण व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर सूचना क्या है, सही नहीं है, तो क्या होगी? पूरी ना हो, आधी हो। ठीक, यदि सूचना पूर्ण ना हो, मतलब पूरी ना हो, तो उसकी उपलब्धता या एवं शुद्धता के गुण व्यर्थ हो जाते हैं। व्यर्थ हो जाने का मतलब कि खराब, बेकार हो जाता है। ठीक है, सूचना की पूर्णता ही उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम एवं निर्णयों को सही सिद्ध करती है। ठीक, यदि सूचना अपूर्ण है, यानी कि पूरी सूचना आपको नहीं दी गई है, तो उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम घातक सिद्ध हो सकते हैं। बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक, वही काम है कि अगर आपको आधी जानकारी है तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अतः यह वास्तविक सूचना कभी नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, तो जो सूचनाएं होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? पूर्णता होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ठीक, समयबद्धता, टाइमली, मतलब कि जो सूचना आपको मिले वो टाइम पर मिले। टाइम निकल जाने के बाद वो सूचना प्राप्त होती है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। सूचना ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसकी आवश्यकता हो
तो वह बिना समय नष्ट किए उपलब्ध हो जाए। इसी कारण से सूचना की ताजगी एवं महत्ता बनी रहती है। ठीक, उपलब्धता। ठीक, सूचना का सही समय में उपलब्ध होना ही सूचना की सर्वप्रथम विशेषता है। ठीक, सूचना की विशेषता क्या है कि वो समय पर उपलब्ध हो सके। ठीक है, इस विशेषता का लाभ उठाते हुए सूचनाओं से निर्णय लिए जाते हैं, अतः सूचना की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार तुरंत उपयुक्त प्रारूप में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सार्थकता, मीनिंगफुलनेस, यानी कि उस सूचना का कितना अर्थ निकलता है। पता लगे वो सूचना तो आपको मिल गई लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, जैसे यदि सूचना का कोई अर्थ ही ना निकलता हो तो वह मात्र केवल डाटा ही कहलाता है। अतः वास्तविक सूचना वही होती है जो कि विषय से संबंधित गुणों एवं दोषों दोनों को एक साथ बताए, यानी गुण भी बताए और दोष भी बताए। वही हमारी सार्थकता कहलाती है। वही सूचना सही अर्थों में सार्थक होती है। समझ में आया? अब आ जाते हैं एक्यूरेसी, शुद्धता कितनी होनी चाहिए। शुद्धता का अर्थ है कि सही सूचना कैसी होनी चाहिए। सूचना हमेशा सही होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी सूचना कितनी शुद्ध है यह सूचना के प्रकार एवं उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, कि किस प्रकार कितनी, उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम घातक सिद्ध हो सकते हैं। बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक, वही काम है कि अगर आपको आधी जानकारी है तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अतः यह वास्तविक सूचना कभी नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, तो जो सूचनाएं होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ठीक, समयबद्धता, टाइमली, मतलब कि जो सूचना आपको मिले वो टाइम पर मिले। टाइम निकल जाने के बाद वो सूचना प्राप्त होती है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। सूचना ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसकी आवश्यकता हो तो अब बिना समय नष्ट किए उपलब्ध हो जाए। इसी कारण से सूचना की ताजगी एवं महत्ता बनी रहती है। ठीक, उपलब्धता। ठीक, सूचना का सही समय में उपलब्ध होना ही सूचना की सर्वप्रथम विशेषता है। ठीक, सूचना की विशेषता क्या है कि वो समय पर उपलब्ध हो सके। ठीक है, इस विशेषता का लाभ उठाते हुए सूचनाओं से निर्णय लिए जाते हैं, अतः सूचना की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार तुरंत उपयुक्त प्रारूप में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सार्थकता, मीनिंगफुलनेस, यानी कि उस सूचना का कितना अर्थ निकलता है। पता लगे वो सूचना तो आपको मिल गई लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, जैसे यदि सूचना का कोई अर्थ ही ना निकलता हो तो वह मात्र केवल डाटा ही कहलाता है। अतः वास्तविक सूचना वही होती है जो कि विषय से संबंधित गुणों एवं दोषों दोनों को एक साथ बताए, यानी गुण भी बताए और दोष भी बताए। वही हमारी सार्थकता कहलाती है। वही सूचना सही अर्थों में सार्थक होती है। समझ में आया? अब आ जाते हैं एक्यूरेसी, शुद्धता कितनी होनी चाहिए। शुद्धता का अर्थ है कि सही सूचना कैसी होनी चाहिए। सूचना हमेशा सही होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी सूचना कितनी शुद्ध है यह सूचना के प्रकार एवं उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, कि किस प्रकार कितनी सूचना किस प्रकार की है और उसका किस लिए उपयोग किया जाना है। ठीक, वो किस पर निर्भर करेगी, सूचना की शुद्धता पर। जैसे कि बैंकिंग में आंकड़ों की 100% शुद्धता चाहिए होती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अकाउंट में 0.1 का भी डिफरेंस आ गया तो लोगों को लाखों का चूना लग जाता है ना। अब बात करते हैं संक्षिप्तता, ब्रेविटी। अक्सर अत्यधिक लंबी सूचना में असमंजसता उत्पन्न होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा लंबी सूचना होगी उतने ही ज़्यादा हमें दिक्कत होगी। अतः सूचना का संक्षिप्त होना भी किसी भी कार्य के संपादन के लिए अति महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है। ठीक, विश्वसनीयता क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब कि कितना हम उस पर विश्वास कर सकते हैं सूचनाओं को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सार्थकता, मीनिंगफुलनेस, यानी कि उस सूचना का कितना अर्थ निकलता है। पता लगे वो सूचना तो आपको मिल गई लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, जैसे यदि सूचना का कोई अर्थ ही ना निकलता हो तो वह मात्र केवल डाटा ही कहलाता है। अतः वास्तविक सूचना वही होती है जो कि विषय से संबंधित गुणों एवं दोषों दोनों को एक साथ बताए, यानी गुण भी बताए और दोष भी बताए। वही हमारी सार्थकता कहलाती है। वही सूचना सही अर्थों में सार्थक होती है। समझ में आया? अब आ जाते हैं एक्यूरेसी, शुद्धता कितनी होनी चाहिए।
शुद्धता का अर्थ है कि सही सूचना। कैसी होनी चाहिए? सूचना हमेशा सही होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी सूचना कितनी शुद्ध है यह सूचना के प्रकार एवं उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, कि किस प्रकार कितनी सूचना किस प्रकार की है और उसका किस लिए उपयोग किया जाना है। ठीक, वो किस पर निर्भर करेगी? सूचना की शुद्धता पर। जैसे कि बैंकिंग में आंकड़ों की 100% शुद्धता चाहिए होती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अकाउंट में 0.1 का भी डिफरेंस आ गया तो लोगों को लाखों का चूना लग जाता है ना। अब बात करते हैं संक्षिप्तता, ब्रेविटी। अक्सर अत्यधिक लंबी सूचना में असमंजसता उत्पन्न होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा लंबी सूचना होगी उतने ही ज़्यादा हमें दिक्कत होगी। अतः सूचना का संक्षिप्त होना भी किसी भी कार्य के संपादन के लिए अति महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है। ठीक, विश्वसनीयता क्या है? रिलायबिलिटी, मतलब कि कितना हम उस पर विश्वास कर सकते हैं सूचनाओं को यदि विभिन्न परिस्थितियों में समान रूप से प्रयोग किया जा सके तो यह उन सूचनाओं का एक अति महत्वपूर्ण गुण है जो कि विश्वसनीयता कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राथमिक संचार मॉडल। ओके, प्राथमिक संचार मॉडल होते हैं आपके 3 टाइप्स के, मैं बताता हूँ आपको कॉपी पे। ओके, क्या है? प्राथमिक संचार मॉडल। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं? मेन जो इसके 3 भाग होते हैं आपको बता दूं मैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं अगर, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं अगर, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, सेकंड होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है सेकंड? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, इसके बाद तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WIDE, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अब इनके बारे में हम जानते हैं। डाटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही डाटा संचार का मूलभूत उद्देश्य होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब क्या है कि डाटा की प्रयोग, ठीक है, डाटा के प्रेषक और प्राप्तकर्ता, प्रेषक मतलब कि जो सेंडर है और प्राप्तकर्ता मीन्स रिसीवर, दोनों ही कंप्यूटर के माध्यम का प्रयोग करते हैं और इस प्रणाली के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। क्या होते हैं? तत्व होते हैं। वर्तमान समय में किसी भी कंप्यूटर को विश्व में स्थित किसी भी अन्य व्यक्ति या कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन लाइन या केबल के द्वारा बड़ी सरलता से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान सरलता एवं तीव्रता से किया जाता है ना। इस प्रकार के तत्वों को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इस प्रकार अनेक कंप्यूटर के तंत्र को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। जब कई सारे कंप्यूटर एक साथ आकर जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। यह ऐसा नेटवर्क होता है जिससे एक दूसरे से जुड़े ऐसे कंप्यूटरों का जाल होता है जो कि भौगोलिक दृष्टि में अलग अलग स्थानों पर रखे होते हैं। मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग, एक सिस्टम यहाँ पर रखा है, एक दूसरी जगह रखा है, ठीक है। एक ही शहर में बात करनी है तो कई सारे अलग अलग जगहों पर हो सकता है। इसी भौगोलिक मापदंड के आधार पर नेटवर्क को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। जो प्राथमिक संचार मॉडल है इसको हम नेटवर्क मॉडल भी कहते हैं, ठीक। 3 भाग कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक।
तो वो अलग अलग, एक सिस्टम यहाँ पर रखा है, एक दूसरी जगह रखा है, ठीक है। एक ही शहर में बात करनी है तो कई सारे अलग अलग जगहों पर हो सकता है। इसी भौगोलिक मापदंड के आधार पर नेटवर्क को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। जो प्राथमिक संचार मॉडल है इसको हम नेटवर्क मॉडल भी कहते हैं, ठीक। 3 भाग कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक। तो पहले बात करते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क की कि होता क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि लोकल में, मतलब कि एक ही बिल्डिंग पर काम कर रहे हों, ठीक है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक, एक जगह या एक ऑफिस पे वर्क करना होता है, जैसे आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब पर है, ठीक है। एक सर्वर है आपके पास और उस सर्वर से सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, तो वो कौन सा एरिया नेटवर्क हुआ? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक ही सिस्टम पर वर्क होगा, लेकिन जो वर्क होगा वो सभी का सर्वर पर आके कनेक्ट हो जाएगा, एक सर्वर, ठीक। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है कि एक ही शहर के अंदर हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि हम एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं, फाइल को रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान हम कर सकते हैं आसानी से, ओके। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की कि होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क ओके, इसमें क्या क्या होता है? पहला होता है सेंडर। क्या होता है? सेंडर, जिसे हम प्रेषक बोलते हैं हिंदी में, ठीक। सेकंड होता है सेंडर डेटा और संचार डिवाइस। सेंडर डाटा संचार डिवाइस, ओके, डेटा कम्युनिकेशन सेंडिंग डिवाइस। थर्ड होता है हमारा संचार माध्यम। क्या होता है? संचार माध्यम, ओके, कम्युनिकेशन मीडियम, ओके, समझ में आ गया। तो ये 3 तो आपके मुख्य हैं, ओके। इसके बाद संचार माध्यम में भी और भी चीज़ें आती। तो पहले हम बात करते हैं सेंडर की कि सेंडर क्या होता है। सेंडर कोई व्यक्ति या एक प्रेषक कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, संचार माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम। मीडियम का मतलब कि किस चीज़ से हम बात करते हैं, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल भी कंप्यूटर है, ओके। तो मोबाइल फ़ोन संचार का माध्यम क्या है, किससे हम बात करें? मोबाइल फ़ोन से करें, बाइक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, किस चीज़ का यूज़ करके कर रहे हैं? तो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने के लिए संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है। यह संचार टेलीफोन लाइन के माध्यम से होता है ना। संचार माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आप बात करते हैं यहाँ पर? नंबर 1 इसका निर्देशित संचार माध्यम। क्या? निर्देशित संचार माध्यम, ओके। एंड सेकंड है अनिर्देशित संचार माध्यम, ओके। तो पहले बात करते हैं निर्देशित संचार माध्यम क्या है। इस संचार माध्यम के अंतर्गत संचार तारों तथा तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें हम तार का विद द हेल्प ऑफ वायर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ के अपना काम करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। और इसके अनुसार ये भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि वी कैन डिवाइड इन 3 टाइप माध्यम, निर्देशित संचार माध्यम। एंड सेकंड है क्या क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल। पहला होता है निर्देशित ट्विस्टेड संचार पेयर केबल माध्यम, ओके, पेयर। तो पहले बात करते हैं निर्देशित संचार माध्यम क्या है। इस सेकंड संचार माध्यम के अंतर्गत संचार फाइबर केबल तथा तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें हम तार का विद द हेल्प ऑफ वायर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ के थर्ड होता है काम करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, है ना।
और इसके अनुसार ये भी 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है ना। क्या क्या होते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करके हम निर्देशित संचार माध्यम करते हैं, ठीक है। पेयर केबल बात करते हैं अनिर्देशित संचार माध्यम, पेयर, ठीक है। इस माध्यम का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है। 3 भाग इसके भी होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल 1 क्या होता है, 2 and 3 में इधर बता दूं। ऑप्टिकल, ठीक। पहला होता है रेडियो फाइबर, क्या होता है, रेडियो वेव, ठीक। और थर्ड होता है कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव, एक्सियल माइक्रो, मतलब कि इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है, ठीक। तो 3 तरह के केबल का यूज़ करके हम निर्देशित संचार माध्यम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनिर्देशित संचार माध्यम, ठीक है। इस माध्यम का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है। 3 भाग इसके भी होते हैं, ठीक। 1, 2 and 3 में इधर बता दूँ, ठीक। पहला होता है रेडियो वेव, क्या होता है, रेडियो वेव। सेकंड है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव वेव्स, एंड थर्ड इज सैटेलाइट वेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ओके। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, जो आप टेलीफोन का यूज़ करते हैं उसमें रेडियो वेव्स पाई जाती हैं। माइक्रोवेव्स तरंगों का भी प्रयोग आप कर सकते हो मोबाइल फ़ोन। सैटेलाइट तरंगों का आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेलीविज़न वगैरह है, ठीक, उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही प्रयोग किया जाता है, ओके। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट्स वेव। तो इस तरह से हम डेटा को किसी संचार माध्यम पर प्रेषित किया जा सकता है, ठीक है। यह डिवाइस भी प्रायः एक मॉडल युक्त कंप्यूटर होता है। ये भी डिवाइस भी मॉडम ही होती है, इधर भी मॉडम चाहिए होती है, लेकिन सेंडिंग मॉडम और इधर रिसीविंग मॉडम, ओके, समझ गए। अब बात करते हैं संचार प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि रूल्स, नियम, कि आप कैसे भेज सकते हैं, कितना भेज सकते हैं, है ना। ये नहीं कि आप कुछ भी मैसेज करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। संचार प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आपको बताना होता है, मतलब कि आपको जो रूल्स उसने डिफाइन कर रखे हैं आप वही कर सकते हैं, है ना। यदि आपसे कहा जाए कि आप कहीं फ्रांस में किसी एक कंप्यूटर के द्वारा अमेरिका या भारत के किसी विभिन्न कंप्यूटर से जोड़े जाएंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है। इसके लिए आपके कंप्यूटर की कुछ तकनीकी नियम तथा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। यही निर्देश जो होते हैं वो संचार प्रोटोकॉल कहलाते हैं। प्रोटोकॉल वे तकनीकी नियम अथवा निर्देश हैं जिनके द्वारा उपकरणों के मध्य संकेतों के संचार का संचालन किया जाता है। यह नियम सूचनाओं के संचार को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों तथा विधियों के समूह को संचार प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ में आया? संचार प्रोटोकॉल किनको कहते हैं? कि संकेतों के संचार का संचालन किया जाता है। जितने भी ये नियम हैं इन सबको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक, तो ये संचार प्रोटोकॉल कहलाते हैं। प्रत्येक विधि के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल होते हैं, यानी कि हर प्रकार के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे व्हाट्सअप आप चलाते हो तो उसके प्रोटोकॉल अलग हैं कि आप ऐसे मैसेज नहीं कर सकते हो, इतनी ज़्यादा KB से ज़्यादा फाइल सेंड नहीं कर सकते हो, ठीक, ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ओके। अब प्रत्येक प्रोटोकॉल इस क्रम को दर्शाता है जिससे सिग्नल का स्थानांतरण किया जाता है तथा कौन सा सिग्नल सूचित होगा कि उपकरण के द्वारा स्थानांतरण पूर्ण हो गया है, ठीक। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण कुछ विशिष्ट प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किया जाता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा संचार प्रोटोकॉल के कार्य, ट्रांसमिशन, ठीक, मॉड्यूलेशन। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका ख़त्म, ठीक। तो कल ही मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगा, तो आप लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई
परेशानी होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। ओके।